हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी मेंडल्स के बारे में पढ़ रहे थे। मेंडल लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा आप शॉर्ट में उनका बायोग्राफी देखो। ग्रेगर जॉन मेंडल, फर्स्ट पर्सन एक्सप्लेन द mechanism involved in the transmission of characters from parent to the offspring, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सब उन्होंने बताया। मेंडल वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 1822 in a gardener family in a small village in Czechoslovakia। चेकोस्लाविया में एक गार्डनर की फैमिली में आपके 22 जुलाई 1822 में ये बॉर्न हुए। ग्रेजुएटेड फ्रॉम जिम्नेशियम इन 1840, ग्रेजुएट हुए 1840 में जिम्नेशियम से। ही अटेंड कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर का कोर्स किया। पॉमिकल्चर मतलब फ्रूट ग्रोइंग। विनिकल्चर, विनिकल्चर क्या है? कल्चर ऑफ ग्रेप वाइन एट फिलोसफिकल एकेडमी इन ब्रून, उन्होंने इन सब चीज को ब्रून फिलोसफिकल एकेडमी में इन सब कोर्सेज को अटेंड किया। ही इंटर्ड ऑगस्टियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस एट ब्रून इन ऑस्ट्रिया, प्रेजेंटली इन चेकोस्लाविया, इस समय वह आपका चेकोस्लाविया में है मेनली, एज प्रीस्ट इन 1847 में। इन मोनेस्ट्री, एक पादरी के फॉर्म में वो चर्च में उन्होंने काम किया। इन मोनेस्ट्री मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट फॉर अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें उन्होंने 28,000 पी प्लांट पे उन्होंने स्टडी किया। A few years later, in 1851, he was sent to University Vienna for training in physics, mathematics and natural science। ये जो है स्टडी करने के बाद आपको यहाँ पे वो फिर चले गए थे वियना में ये ट्रेनिंग के लिए। He डिडक्टेड द 3 बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने 3 बेसिक लॉ, जैसे सभी आप लोग जानते हो, इनहेरिटेंस का डिटेक्ट किया। His work were published in an journals, कौन सा जर्नल था वो? जर्नल द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1865 में उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया अपने तीनों लॉ के लिए। द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। Unfortunately, their outstanding contribution were overlooked by scientific world। Unfortunately, उन्होंने जो वर्क किया बहुत मतलब साइंटिस्ट वर्ल्ड में बहुत दिनों तक ये ध्यान नहीं दिया गया। टिल दीज वेयर रीडिस्कवर्ड बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, जब इसको 3 आपके डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको जब तक रीडिस्कवर नहीं किया तब तक इसको इग्नोर किया गया। वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे? ह्यूगो डे व्रीज हॉलैंड एंड कॉल कोरिस जर्मनी, एरन वॉक टिस्मक ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। तब मेंडल्स लॉ को जो है लोगों ने जाना और समझा। फर्स्ट लॉ क्या है मेंडल लॉ का? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? व्हेन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ 1 or more set of contrasting characters are cross the character that appear in F1 hybrid are dominant character। जब आपके 2 होमोजाइगस कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर्स आपस में क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में F1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होता है वो केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही फर्स्ट जनरेशन में शो होता है। रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है वो डिसअपियर होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाके शो होता है। एंड those that do not appear in F1 are recessive character, और वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में शो नहीं होते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। अगर ये क्रॉस है एक आपका, इसमें हम देखें अगर ये आर आर क्रॉस विथ आर, इसको हम P1 लिखते हैं। व्हाट डू मीन P1? फर्स्ट पेरेंट P1, इसमें एक मेल होगा और एक
फीमेल होगा। ये देखो होमोजाइगस है, होमोजाइगस रेड है, ठीक है, होमोजाइगस रेड। होमोजाइगस क्यों बोल रहे हैं? ये सेम एलील है, कैपिटल आर, एंड दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस वाइट। तो ये आपका होमोजाइगस वाइट क्यों बोल रहे हो? इसको होमोजाइगस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दोनों स्मॉल आर है और ये वाइट कलर। और फर्स्ट इसका क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे। तो इसमें कौन सा गैमेट बनेगा? एक कैपिटल आर और इसमें स्मॉल आर। और जब अब ये क्रॉस करेंगे, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जितने भी प्रोजेनी होंगे उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। क्या होगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर, जितने भी प्रोजेनी होंगे उनका आपका ये जीनोटाइप होगा। और फिनोटाइप क्या होगा? रेड। तो इसका मतलब आपके ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं F1। F1 क्या है आपका? फर्स्ट जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर, जैसे रेड, वाइट नहीं अपीयर होता है, केवल डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है। वाइट जो है अभी डिसअपीयर होता है, छिपा रहता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में शो होता है। ओके, देखो कैसे ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर शो होते हैं। द डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस ऑफ जीन, the dominance and recessiveness of gene can be explained on the basis of enzymatic action of gene। इनको जीन के एंजाइमेटिक एक्शन के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। The dominant genes are capable of synthesize active polypeptides or protein that form functional enzyme, whereas recessive gene, mutant gene या recessive gene code for incomplete or non-functional polypeptides. Therefore, dominant genes produce a specific phenotype while the recessive gene fail to do so। डोमिनेंट जीन क्या करता है? आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइज एक्टिव पॉलीपेप्टाइड। इसमें प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस होती है और एक्टिव पॉलीपेप्टाइड बनते हैं या प्रोटीन बनते हैं, एक्टिव प्रोटीन, एंड फॉर्म फंक्शनल एंजाइम, जो फंक्शनल एंजाइम फॉर्म, वेयर रिसेसिव में ये सब नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट और नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, इस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। देयरफॉर डोमिनेंट जीन प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक फिनोटाइप, इसीलिए डोमिनेंट जो जीन है उनका एक स्पेसिफिक फिनोटाइप, वाइल द रिसेसिव जीन फेल टू डू सो। इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, in the heterozygous condition, also the dominant gene is able to express itself so that heterozygous and homozygous dominant individual have similar phenotype। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या होता है? तो डोमिनेंट जीन होता है उसमें, इसीलिए वो प्रॉपर उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, एक्टिव प्रोटीन बनते हैं, और वो एंजाइम फंक्शनल एंजाइम भी बनती है जो कि उसको एक्सप्रेस करती है पर्टिकुलर जीन को, ठीक है, इटसेल्फ, सो दैट हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, इसी वजह से वो चाहे तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, हेट्रोजाइगस हो, कैपिटल आर स्मॉल आर हो या कैपिटल आर हो, दोनों का फिनोटाइप जो होता है वो सेम होता है, रेड ही होगा, ठीक है। Mendel also worked on two other plant, namely मेंडल ने पी प्लांट के अलावा दो और भी प्लांट पे काम किया था, हॉकवीट, हाइरेशियम एंड लाबेलप,
LAB and he failed to observe same result as found in garden P। और वो उनको वहाँ पे वो सेम रिजल्ट नहीं मिला जो गार्डन पी में, वो फेल रहा एक्सपेरिमेंट में ड्यू टू पार्थेनोजेनेसिस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन सीड, प्योर लाइन सीड एंड पार्थेनोजेनेसिस उसमें हुआ। इसकी वजह से उनको वो पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, ओके, तो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर आपका अपीयर नहीं होता है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंट के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट के। वो कौन से एक्सेप्शंस हैं? मेन आपके 2 एक्सेप्शंस आपको पढ़ने हैं, सिलेबस में है। फर्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि आपका F1 जनरेशन में न तो वो जो आपका डोमिनेंट होता है न रिसेसिव, दोनों के बीच का कोई कैरेक्टर, इंटरमीडिएट कोई कैरेक्टर अगर अपीयर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कोडोमिनेंस जब आपका डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर एक साथ प्रेजेंट होते हैं किसी इंडिविजुअल्स में, देन इट इज़ कॉल्ड कोडोमिनेंस। अगली क्लास में हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।